हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डोज पे। कल के लेक्चर में हमने CAG के बारे में देखा था। CAG की जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में देखा था। आज CAG से रिलेटेड हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है उसमें कितनी सारी मैंने और सारी चीज़ें अपडेटेड रखी हैं, मतलब जो आपके क्वेश्चंस आ सकते थे उनको भी अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। तो आज हमारा CAG का सेकेंड लेक्चर है। उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ कि शायद हम लोग प्लान कर रहे हैं इस पूरे कोर्स को पेड करने के लिए। एक्चुअली दिक्कत ये है कि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मेरा बच्चा है छोटा सा और उसके साथ क्लास लेना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं सोच रही हूँ एक बहुत ही मिनिमम फ़ी के साथ मैं आपके लिए कोर्स पेड कर दूँ, जिससे मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँ आपको सिलेबस टाइम पे करवाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने किसी से पैसे नहीं ले रखे हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती आपको सिलेबस देने की। तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लेक्चर डालूंगी, नहीं मिलेगा तो शायद मैं लेक्चर नहीं डाल पाऊँ और सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्लासेस लेनी है। एक्चुअली जो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था 18 में, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। आप लोग खुद जाके देख सकते हैं। जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो बनाई थी उसमें से लगभग 7 बच्चे मेरे मेरिट में थे और सिलेक्शन तो कम से कम 40, 50, 60 बच्चों का तो आराम से मेरे पास डेटा था जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था। मे बी मोर देन उससे ज़्यादा ही रहे होंगे, कम तो बिल्कुल भी नहीं रहे होंगे। क्योंकि जितना मैंने पेपर देखा और जितना मैंने पढ़ाया तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की थी, अगर वो सिलेबस के अंदर है तो। अगर वो सिलेबस के अंदर नहीं था तो वो चीज़ें भी मैं इस बार कवर करने की कोशिश करूँगी कि वो चीज़ें भी इस बार बाहर ना जाए। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी से आए थे तो मैं उन चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करूँगी। सिलेबस ख़त्म करने के लिए ही अगर मैं रेगुलर एक वीडियो भी डालती हूँ तो मुझे 2 घंटे का टाइम आपको देना पड़ता है। पहले मैं कंटेंट ढूंढती हूँ, देन आपके लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ, फिर एडिट करके लेक्चर अपलोड करना, सब कुछ करना मुझे 3 से 3.5 घंटे का मेरा टाइम जाता है उसमें। ठीक है, तो हो सकता है मैं सारी 2 या 3 लेक्चर एक दिन में अपलोड नहीं कर पाऊँ। तो मैं पेड कोर्स करने के लिए इसलिए सोच रही हूँ कि जिससे मैं आपके लिए एक टीचर हायर कर पाऊँ जो कि आपको अकाउंट्स या फिर इनकम टैक्स अच्छे से पढ़ा दे। तो मेरा एक तरफ का लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा और बाकी के पार्ट्स मैं करा दूंगी, तो इससे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, और आपको टाइम पे पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट होगा। मैटर पैसे नहीं करते, मैटर आपका सिलेक्शन करता है, जो मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सिलेबस हो सकता है अगर आप पेड क्लासेस नहीं लेते हो तो हो सकता है मैं चीज़ें आपको यूट्यूब में दूँ, चीज़ें टाइम पे नहीं हो और आपका एग्ज़ाम हो जाए और आपका सिलेक्शन ना हो, तो शायद इतनी बड़ी अमाउंट मैं रखूँगी भी नहीं कि कोई बच्चा अफोर्ड ना कर पाए। मैं कोशिश करूँगी सारे बच्चे इसे आसानी से अफोर्ड कर लें और मेरे लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कंटेंट ढूंढती हूँ, अच्छी चीज़ें आपके सामने ला रही हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और आप लोग के लिए भी ईजी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि मैडम टेलीग्राम लिंक जो है वो ज्वाइन नहीं हो रही है। तो आप लोग एक बार अच्छे से देखिए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन हो जाएगी तो आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पोस्ट करूँगी। 20 से 25 बच्चे हैं तो अभी मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी वहाँ करने कोई मतलब नहीं है। बच्चे जो बाद में आएंगे उनको वो चीज़ें मिल नहीं पाएंगी। ठीक है, और बाद में शायद इतना टाइम मेरे पास होगा नहीं कि मैं बार बार पोस्ट करूं, इसलिए अभी तक मैं उस चैनल में कुछ कर नहीं रही हूं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम लिंक पे जुड़िए, जिससे मुझे भी एक सपोर्ट मिले कि हाँ भाई अब बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। ठीक है, बात हम कर रहे थे CAG के बारे में। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन उठता है कि CAG संविधान में वर्णित कहाँ है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि CAG से रिलेटेड हैं। तो CAG का वर्णन भाग 5 में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अच्छे से एकदम रट लीजिए। ठीक है, भाग 5 में आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक। ठीक है, CAG का वर्णन संविधान में भाग 5 से 148 से 151 आर्टिकल तक आपको मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नेचर की। ठीक है, इसका नेचर कैसा है या इसकी प्रकृति कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है।
तो इसकी प्रकृति जो है वो संवैधानिक है, मतलब इसका वर्णन जो है संविधान में दिया हुआ है। एक चीज हो गई आपकी कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो संवैधानिक है। प्रमुख कार्य क्या है तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर आप सिंपल से एक लाइन में इसका कार्य समझें तो इसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। इसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सरकार जो भी पैसे व्यय करती है उन सब चीज़ों की अकाउंटिंग करना, उनकी बैलेंस शीट को चेक करना, उनकी ऑडिटिंग करना, ये सब काम कौन करता है, सीएजी करता है। मतलब पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस मद में खर्च हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लोक वित्त का संरक्षक बोला जाता है। ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर हम इसके प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, यह लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। सबसे पहले जो भारतीय, कल हमने पढ़ा था सबसे पहला प्रमुख कौन बना था, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं पहले भारतीय प्रमुख कौन बने थे। नरहरि राव, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक कौन सी भारतीय महिला कैग रह चुकी है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अभी तक कोई भी महिला जो है इस पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हुई है, ठीक है। कोई भी महिला इस पोस्ट के लिए अभी तक किसी भी महिला का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। इसलिए अगर आपको कोई भी नाम दिए हुए हैं और ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द एबव, तो आप उसी को टिक करिएगा, ठीक है। इतनी चीजें अपनी क्लियर हो गई। क्या क्या पढ़ा देखा अभी हमने कि नेचर, ये संविधान में इसका वर्णन कहाँ है, भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक। प्रकृति कैसी है इसकी, संवैधानिक है, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या है, इसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है, ये चीज क्लियर हो गई। तीसरा, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। फिर पहले भारतीय प्रमुख इसके नरहरि राव रहे हैं, महिला अभी तक इसकी कोई भी प्रमुख नहीं रही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो अभी प्रेजेंट सीएजी हैं वो कौन है, ये आप लोग सर्च करिएगा, नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड सारे जितने भी आर्टिकल हैं 148 से 151 तक जितने भी आर्टिकल हैं, हम एक एक करके सारे आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम सबसे बात करते हैं, पहले करते हैं आर्टिकल नंबर 148 की। ठीक है, आर्टिकल 148 में आर्टिकल 148(1) कहता है, यह कहता है कि भारत का एक सीएजी होगा, ठीक है। आर्टिकल 148(1) कहता है कि भारत का एक सीएजी होगा, मतलब यह एक एकल संसदीय सदस्यीय संस्था है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि यह एक सदस्यीय संस्था है, ठीक है। एक ही सीएजी होगा, बहुत सारे सीएजी तो नहीं है, तो एक ही सीएजी होगा, ठीक है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक वारंट जारी करके की जाती है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक वारंट जारी करके की जाती है। एक्चुअली राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करता है, लेकिन वारंट जारी करके वो कुछ ही लोगों की नियुक्ति करता है। उसमें से कुछ लोग हैं आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, राज्यपाल,
और आपका ये CAG, इतने लोगों की राष्ट्रपति जो है नियुक्ति वारंट जारी करके करता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति की सील मोहर सब लगी होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति एक वारंट जारी करके करता है। ठीक है, कितने लोगों की करता है? जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी, जो राज्यपाल हैं उनकी, और एक हो गया अपना CAG। ठीक है, ये चीज हो गई। तीसरी चीज आप देखिए, निष्कासन। ठीक है, तो यह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें जो प्रोसेस और जो आधार है, जो प्रक्रिया और जो आधार है, वो वही प्रोसेस और प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए की जाती है। ठीक है, आधार वही है, साबित कदाचार, अगर वो मेंटली डिसेबल है वो। ठीक है, और अगर प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें दो प्रोसेस होती हैं। इसको हटाने के लिए दोनों सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दोनों सदनों में प्रस्ताव जा सकता है। मैं इसकी छोटी सी प्रक्रिया आपको बता देती हूँ। अगर लोकसभा में जाता है तो वहाँ पे जो 100 मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ये प्रस्ताव जो है उनके द्वारा सिग्नेचर किया जाता है। देन ये पहुँचता है स्पीकर के पास। ठीक है, स्पीकर को अगर लगता है कि मुझे आगे जांच करानी चाहिए, स्पीकर के पास ये राइट होता है कि वो इसे स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो अस्वीकार किया तो बात खत्म हो गई। अगर स्वीकार करता है तो यह एक 3 मेंबर्स की कमेटी गठित करता है। ठीक है, 3 मेंबर्स की कमेटी बनाता है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं मेंबर, कौन कौन से होते हैं? तो जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो। ठीक है, या इसकी जगह पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, प्लस किसी हाई कोर्ट का जज हो सकता है, और एक जो लॉ का मतलब जो कानून को अच्छी तरह से जानता हो वो हो सकता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अगर पहले ये बिल कि मतलब CAG को हटाना है, ये बिल जाता है लोकसभा में, तो वहां से ये 100 मेंबर से प्रस्ताव जो है वो पारित होना चाहिए। देन ये स्पीकर के पास जाता है। स्पीकर की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो इसे स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। ठीक है, अगर वो इसे स्वीकार करता है तो यह 3 मेंबर की एक कमेटी बुलाता है। ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है, एक मेंबर, दूसरा हाई कोर्ट का एक जज हो सकता है, और एक आदमी वो होता है जो कि कानून का ज्ञाता होता है। अब इन 3 लोगों की कमेटी जो होती है वो रिपोर्ट की जांच करती है। अगर चीज़ें सही पाई जाती हैं तो यह फिर से लोकसभा में भेजा जाता है, और जो उस दिन उपस्थित मेंबर्स होते हैं उनमें से 2/3 के द्वारा यह पास होना चाहिए। ठीक है, यह एक बार वहाँ से पास होता है, देन इसे राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा में भी सेम होता है, 2/3 मेंबर जो है इसे पास करते हैं। देन ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और ये प्रेसिडेंट के भी ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे पास करता है या अपनी वीटो पावर का यूज करता है। ठीक है, इतनी चीजें आपकी, ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि निष्कासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आधार और प्रक्रिया वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए होती है। ठीक है, इसमें से प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये बिल लोकसभा में जाता है तो 100 मेंबर्स के द्वारा इसे पास किया जाता है, पहली चीज। फिर ये जाता है स्पीकर के पास। स्पीकर को अगर लगता है कि इसको मुझे स्वीकार करना चाहिए, उसे लगता है कि आगे प्रोसेस करना चाहिए, तो वो एक 3 मेंबर की कमेटी बनाता है, जिसमें CJI या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, पहली चीज। दूसरे हाई कोर्ट के जज होते हैं, और एक लॉ का जो है वो ज्ञाता होता है। फिर इसे अगर ये जो कमेटी बनी है उसे लगता है कि जो भी आधार, जो भी चीज़ें या जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही हैं, तो इसे लोकसभा में फिर से डाला जाता है, और वहाँ ये 2/3 से जो भी उस दिन के उपस्थित मेंबर्स होते हैं वहाँ से पास होता है। देन राज्यसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा में भी ये 2/3 से पास होता है। देन इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट के विवेक पे इसे छोड़ा जाता है कि उसके पास जो भी पावर है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, सेम अगर ऐसा होता है कि राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में 50 मेंबर्स लगते हैं। ठीक है, फिर ये वहाँ के चेयरमैन के पास जाता है,
बाकी प्रोसेस सेम होती है। अगर चेयरमैन को ऐसा लगता है कि मुझे इस पे जांच आगे करनी चाहिए तो चेयरमैन एक 3 मेंबर्स की कमेटी गठित करता है। सेम वही पर्सन्स होंगे, सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और एक कानून का ज्ञाता, ठीक है। उसके बाद ये राज्यसभा में जितने भी मेंबर उपस्थित होते हैं उनके 2/3 से पास होता है, देन लोकसभा में जाता है, 2/3 से वहां पे भी पास होता है और देन इसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। ये होती है इसके निष्कासन की पूरी प्रोसेस, ठीक है। आधार, अगर बात आप आधारों की करें तो आधार में ये भी होता है कि मेंटली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल हो चुका है, काम करने की स्थिति में नहीं है, यह मानसिक रूप से स्थिति में नहीं है काम करने की, या फिर ये दिवालिया घोषित हो चुका है। ये आधार है और ये जो मैंने आपको अभी समझाई वो इसको निष्कासित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 148(2) की, ठीक है। इसमें वर्णन किया गया है कि इसकी शपथ जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाएगी, ठीक है। और जो इसकी शपथ का जो भी ओथ का डिस्क्रिप्शन है वो 3री अनुसूची में वर्णित है, ठीक है। तीसरी अनुसूचित में वर्णित है, ठीक है। मतलब जो 3rd शेड्यूल में आपका क्राइटेरिया वर्णित है उसी के अनुसार इसकी शपथ किसके द्वारा कराई जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। मतलब इसको अपॉइंट भी राष्ट्रपति करता है, इसको निष्कासन का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसको शपथ दिलाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब आप अभी सिर्फ अपने दिमाग पे राष्ट्रपति रखिए, बाकी कोई और चीज़ आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें आर्टिकल 148(3) की। इसमें इसके वेतन व सेवा शर्तों का निर्धारण है, ठीक है। सेवा शर्तों का निर्धारण है, लेकिन इसके बारे में संविधान में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मतलब उसकी वेतन क्या होगी, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इस बारे में संविधान पूर्णतः मौन है। इसके लिए इन्होंने पूरी पावर जो है वो संसद को दे दी। उन्होंने बोला कि भैया, संविधान बनाने वालों ने बोला कि भैया संसद तुम डिसाइड कर लो कि इसकी सेवा शर्तें क्या होंगी और इसको वेतन किस तरीके से दिया जाना है, ठीक है। तो इसके वेतन और इन सारी चीज़ों के लिए ही जो हमने पढ़ा था CAG अधिनियम, ठीक है, 1971 आया, क्योंकि संविधान ने बोला कि आपकी वेतन, आपकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगी। तो संसद ने एक एक्ट बना दिया CAG अधिनियम 1971, ठीक है। अब इसकी धारा 3 में वर्णित है कि इसका जो वेतनमान होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा, ठीक है। मतलब जो भी प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी होगी वही सैलरी हमें पे करनी है, किसको, CAG को, ठीक है। ये बोला किसने, CAG अधिनियम 1971 ने, ठीक है। तो वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा, ठीक है। अप्रॉक्स 2.5 लाख जो है वो प्रेजेंट में है, ठीक है। अब इसी की धारा 4 में यह भी दिया हुआ है कि यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। मतलब अगर ये चीज़ यहाँ वर्णित है, मतलब संविधान में ये भी नहीं बताया गया है कि यह अपना त्यागपत्र किसे देगा, ठीक है। तो इसके धारा 4 में वर्णन किया गया है कि यह अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को दे सकता है और अपने कार्य से मुक्त हो सकता है, ठीक है। फिर धारा 4 में ही,
ठीक हो गया। धारा 4, ये दोनों धाराएं इसकी इंपॉर्टेंट है 1971 की, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि सीएजी अधिनियम 1971 में दो चीज़ें हैं। धारा 3 जिसमें यह बताया गया है कि इसका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा, ठीक है, मतलब अप्रॉक्स 2.5 लाख के आसपास होता है। और चौथा यह है कि यह अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को दे सकता है और अपने पद से मुक्त हो सकता है। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 148(4). 148(4) में यह दिया गया है कि यह सेवानिवृत्त होने के बाद में, सेवानिवृत्त होने के बाद कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये हो गया आर्टिकल 148(4). लेकिन कुछ ऐसे भी सीएजी रहे हैं जिन्होंने राज्यपाल के रूप में काम किया है, कुछ और भी सीएजी रहे हैं जिन्होंने अन्य पदों में कार्य किया है। उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। एक लिस्ट दी जाएगी आपको जिसमें पूरा मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी कि किसने किस पद में कार्य किया है, ठीक है। जब हम स्पेशली डिस्कस करेंगे जितने भी सीएजी हैं उनके बारे में, तो मैं वहाँ पे बताऊंगी। फिलहाल आप लोग ये याद रखिए कि 148(4) में यह दिया गया है कि सेवानिवृत्त होने के बाद, अपने पद से रिटायर होने के बाद वो किसी भी तरीके से किसी भी कोई भी लाभ के पद पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद आता है अपना आर्टिकल नंबर 149। आर्टिकल 149 में कहा गया है कि इसके कर्तव्य और शक्तियां, ठीक है, कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण भी संसद के द्वारा किया जाएगा। कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण भी कौन करेगा? संसद करेगी, ठीक है। मतलब इसके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो भी सीएजी अधिनियम 1971 में दिया गया है। ये बात आप लोग एक और याद रखिएगा कि इसके कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण भी संसद द्वारा ही किया जाएगा। मतलब इस बारे में भी संविधान मौन है, संविधान ने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना कह दिया है कि ये पावर हम संसद को देते हैं। संसद डिसाइड कर सकता है कि इसकी शक्तियां और पावर कितनी होंगी, ठीक है। इसके कर्तव्य क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी और इसकी शक्तियां क्या होंगी, ये दोनों चीजें हम बाद में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए। फिलहाल हम आर्टिकल देख रहे हैं तो आप लोग इतना ही देखिए, ठीक है। आर्टिकल 149 के बाद 150 में देखिए क्या दिया हुआ है। यह है संघ और राज्य के लिए, ठीक है, मतलब उनके जो भी अकाउंट्स हैं उनके लिए एक प्रारूप बनाएगा, एक खाका बनाएगा कि इसी रूप में आप लोगों को अपनी बैलेंस शीट तैयार करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना कुछ अलग बना रहा है, कोई अलग मिनिस्ट्री है वो अपनी अलग बना रही है। सब लोगों को एक ही फॉर्मेट में अपनी बैलेंस शीट जो है बनानी होगी। यह प्रारूप किसके द्वारा दिया जाता है? सीएजी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन सलाह जो है इसमें जो भी मशवरा देता है, जो भी चीजें करता है, वो सीएजी की सलाह पर इसे राष्ट्रपति जारी करता है। चीज क्लियर हो गई। आर्टिकल 150 में संघ और राज्य के लिए प्रारूप देता है। कौन देता है? सीएजी, मतलब देता राष्ट्रपति है, लेकिन किसकी सलाह पे? सीएजी की सलाह पे। एक फॉर्मेट निश्चित कर दिया जाता है कि आप लोगों को अपनी बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में बनानी है, ठीक है। आगे आते हैं आर्टिकल नंबर 151 पे। आर्टिकल नंबर 151 ये कहता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट देगा, ठीक है। अब किसे देगा? अगर यह संघ की है तो राष्ट्रपति को दी जाती है, और अगर राज्य की है तो राज्यपाल को दी जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा कि भारत का एक सीएजी होगा,
ठीक है। प्रकृति उसकी कैसी है? संवैधानिक है। अपने पहले सीएजी कौन थे? नरहरि राव। अभी तक कोई भी फीमेल जो है इस पोस्ट के लिए अपॉइंट नहीं की गई है। और उसके अलावा हमने सारे आर्टिकल्स देखे कि किस तरीके से राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, किस तरीके से उसको निष्कासित किया जाता है, उसकी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, उसकी नियुक्ति, उसकी शपथ, उसका जो कुछ भी है वो सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाता है। आप लोग एक सिंपल सी चीज़ याद कर लीजिए। ठीक है, सब अपना जो है उसकी कार्य एवं शक्तियाँ कहाँ पे दी गई हैं, सारे आर्टिकल्स हमने एक एक करके देख लिए हैं। अब हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे कि ये किन निगमों की जानकारी, मतलब किन चीज़ों को यह रिपोर्ट देता है और किन चीज़ों के लिए रिपोर्ट ये नहीं देता है। वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, तो हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी कार्य और शक्तियों के बारे में भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन का पेपर अगर टफ करना है तो वो इन्हीं छोटी छोटी जो आपकी मेन चीज़ें हैं, जो आप हमेशा देखते हैं, उनसे क्वेश्चन ना करके ऐसी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन कर लेता है जहां बच्चे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। जैसे कार्य और शक्तियां, बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते, सिर्फ आप फैक्ट्स पढ़ के चले जाते हैं, इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते, तो इन्हीं चीज़ों से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेते हैं और हमें लगता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था। तो सिलेबस से बाहर तो कुछ जाना नहीं है, जो कुछ भी पूछेगा सिलेबस से ही पूछेगा। अगर हम हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस करके रखेंगे तो सिलेबस के बाहर क्या ही आना है। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।